नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। सामान्यतः ये परसेप्शन एक बना हुआ है कि चुनावी कंपल्शंस के कारण या चुनावी राजनीति के कारण भारत में अपीजमेंट जो है वो उस टैक्टिक्स का कह लीजिए या अपीजमेंट एक बड़ा विषय बना हुआ है, विशेष रूप से कांग्रेस के लिए। ये जो राजनीति के चक्कर में अपीजमेंट किया जाता है, मुसलमानों को विशेष तवज्जो दिया जाता है, ये एक परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन ये परसेप्शन बनाया गया है, ये परसेप्शन है नहीं। वास्तव में कांग्रेस की पूरी जो राजनीति है, जब से कांग्रेस शुरू हुई है तब से ही ये उसके बेसिक जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का हिस्सा रहा है और इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। आप अगर कांग्रेस का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए 1885 से लेकर के अब तक, तो कांग्रेस इसी तरह की राजनीति करती रही है। अब उसमें उसके पास कहने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं और वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा मजबूत हैं, इसलिए कि आप कांग्रेस की पूरी राजनीति थी, उसने अब तक सिवाय मेजॉरिटी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया है। देश का विभाजन हुआ है, उसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान देश का विभाजन है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा हुआ। मतलब ये कि अगर एक लाइन में ये बात कहना हो तो कांग्रेस मुसलमानों को कांग्रेस के सेशंस को अटेंड करने से लेकर के और टारगेटेड एंड वायलेंस बिल से लेकर के अब तक, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, इस तरह के इतने सारे नियम कानून थोप चुकी है कि वो उससे मुक्त नहीं हो सकती कि उसने अपीजमेंट के नाम पर देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू, जो सहिष्णु है, जिसने सबको खुले दिल से स्वीकार किया, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किया और लगातार कर रही है और उस पर दोषारोपण भी मढ़ती आ रही है। अब इसको शुरू करते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही कांग्रेस जो था, बेसिकली सबसे बड़ा भ्रम तो ये है जो कांग्रेस के बारे में बोला जाता है कि कांग्रेस का गठन जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए हुआ था। ये भ्रम निकाल देना चाहिए। अंग्रेज़ों ने बहुत चालाकी से 1885 में कांग्रेस बनवाया और 1906 में मुस्लिम लीग बनवाया और दोनों संगठनों के निर्माण में एक में डफरिन की भूमिका थी, दूसरे में मिंटो की भूमिका थी और बना करके ये जो स्थिति पैदा की, ये वो अंग्रेज़ों की पैदा की हुई थी और अंग्रेज़ जैसा चाह रहे थे कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी खेल रही थी, लेकिन कम से कम मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। अब बात करते हैं ह्यूम की, जिसने कांग्रेस का गठन किया, जिसमें बड़ी भूमिका थी और वो लंबे समय तक कांग्रेस के महासचिव रहे, मतलब लगभग 1912 तक, जब देहांत के आसपास 12-13 तक वो कांग्रेस के महासचिव रहे। उन्होंने ही बदरुद्दीन तैयब जी, जो तीसरे अध्यक्ष हुए कांग्रेस के, उनको बुला करके अध्यक्षता दी। मद्रास सेशन में उनको बुला करके अध्यक्षता दी गई। लेकिन जब उसी सेशन में गोवध पर एक रेजोल्यूशन आया गया तो इसका विरोध हुआ। अब कांग्रेस के लोग और बहुत सारे, ये बंगाल के एक जमींदार थे जिन्होंने गोवध पर पूरा बैन करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया, जिसका विरोध किया। अब इसके अलावा चूँकि ये कहा गया कि इससे ये मिक्स्ड
जेंट्री है या मिक्स्ड लोग हैं, सब समुदाय के लोग हैं, इसलिए वहाँ पर गो हत्या, गोवध की बैन की बात करना वो ठीक नहीं है। इन अपॉर्चून शब्द का इस्तेमाल किया गया कि इन अपॉर्चून है। दूसरी तरफ मुसलमानों को कांग्रेस के और मतलब जो कांग्रेस की बैठक होती थी वार्षिक, उस बैठक में बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए उनको किराया तक ऑफर किया जाता था। और ये बाकायदा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अपनी किताब द मेकिंग ऑफ इंडिया में मेंशन किया है। न केवल उनको किराया दिया जाता था, बल्कि स्पेशल सुविधाएं भी दी जाती थी। और 1889 आते आते कांग्रेस मुसलमानों को, या कह लीजिए अल्पसंख्यकों को, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें रिजर्वेशन दिए जाने की, उसमें जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिए जाने पर सहमति तक हो गई थी। और ये 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और 1909 के रेजोल्यूशन में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आ गई। ठीक है, मुस्लिम लीग जो 1906 में बना और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद फिर लखनऊ पैक्ट में तो बाकायदा इस बात पर समझौता हो गया कि जो 1/3 मतलब लगभग 33% जो है वो मुस्लिम्स को का रिप्रेजेंटेशन होगा, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 33% से बहुत कम थी। अब ये सारा कुछ जो है ये अपीजमेंट के कारण हो रहा है। इसमें कांग्रेस की सहमति बन रही है, कांग्रेस को स्वीकार कर रही है। जो कांग्रेस में हिंदू नेता हैं वो उनको दरकिनार किया जाता है। जब जो एक्सट्रीमिस्ट नेता ये जिन कहा जाने लगा, अब उसमें चाहे लाला लाजपत राय हों, चाहे तिलक हों, चाहे अरबिंदो हों, हैं। अब उसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। 1907 का जो है, जिसमें जिस कांग्रेस में जूते चले थे पूना वाले कन्वेंशन में, उसमें उसका वेन्यू बदल दिया गया। उसका वेन्यू पहले दूसरा था, बाद में वो बदल दिया गया। ठीक है, तो जब ये 2007 में सूरत हो गया कन्वेंशन, उसका पहले पूना था, तो वो उसमें जो है जो वहाँ के बाद 1907 के बाद फिर तुरंत ही अंग्रेज़ों ने तिलक को गिरफ्तार करके मांडला भेज दिया और अरबिंदो को पौंडीचेरी भाग के शरण लेना पड़ा। अब ये तो बात हुई कि किस तरह से कमज़ोर हुआ जो हिंदू इंटरेस्ट की बात करता था, वो 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन के बाद कमज़ोर हुआ। मैंने जैसा बताया, तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको 6 साल का कारावास हो गया, वो मांडला बर्मा में उनको भेज दिया गया और अरबिंदो घोष ने स्पिरिचुअल रास्ता अपना लिया। अब इसमें जो है जो एक और समझौता जो 1909 में, मतलब जब सेपरेट इलेक्टोरेट की लखनऊ पैक्ट 1916 के बाद हुआ, उसमें न केवल 1/3 दिया गया उनको चुनाव, मतलब 1/3 वोटिंग राइट, 1/3 इलेक्टोरेट, 1/3 सीट उनको दी गई। ये भी कहा गया कि जो मुसलमानों से संबंधित विषय हैं वो जब तक 3/4 लोग कम्युनिटी के सहमत नहीं होंगे तब तक उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसमें कांग्रेस ने हिंदुओं के हितों पर कोई बात नहीं की और लगातार जो
रॉयट्स होते थे या जहाँ पर हिंदू मारे जाते थे, उन पर भी कांग्रेस चुप्पी साधती थी, जबकि कांग्रेस के बहुत सारे लोग, विशेष रूप से डॉक्टर मुंजे या मालवीय जी या भाई परमानंद या और लोग जब इस तरह के विषय उठाते थे तो उनकी रिपोर्ट को माना नहीं जाता था, उनकी रिपोर्ट को डंप कर दिया जाता था। जैसे अब एक के बाद एक घटनाओं की चर्चा करता हूँ। ये 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट का बात आ गया। 1918 में सहारनपुर में बड़ा दंगा हुआ। 18 के बाद 21 में मालाबार में बड़ा दंगा हुआ, जहाँ डॉक्टर मुंजे गए और मुंजे ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, उनकी रिपोर्ट नहीं मानी गई। 24 में कोहाट में दंगा हुआ। उसके बाद जो ये 4 थे, हाँ, मुल्तान में भी इसी दौरान दंगा हुआ। तो इन सब जगहों पर कांग्रेस के प्रतिनिधि गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, बताया कि किस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, उनके साथ बलात्कार उनकी महिलाओं के साथ किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ अपीज़ करते रहे। अब इस दौरान 1919 से 22 तक तथाकथित हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर खिलाफत मूवमेंट किया गया, जो कहा तो उसको नाम तो उसका खिलाफत दिया गया कि ये अंग्रेज़ों के विरोध का मसला है, लेकिन वो कैलिफत मूवमेंट था, वो खलीफा को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था और उस पर गांधी जी का समर्थन था, जिसको श्रद्धानंद और बाकी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। लेकिन ये कह करके कि हम अगर आज खिलाफत के समर्थन में खड़े होंगे तो कल मुसलमान भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे साथ मिल के लड़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों को केवल हिंदुओं को स्वतंत्रता ही चाहिए थी, मुसलमानों को स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी। मतलब ये कि मुसलमान उस मामले से संतुष्ट थे और उनको अपने साथ लाने के लिए उनको अपीज़ करना पड़ेगा, और ये लगातार अपीज़ किया जा रहा था। उसके बाद 32 में 46 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर जिस तरह से किलिंग हुई, कांग्रेस पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से कांग्रेस इस स्थिति में नहीं थी वो हिंदुओं को डिफेंड कर पाए। 47 में जिस तरह से 1.5 करोड़ के आसपास लोग डिस्प्लेस हुए और उसमें लगभग 10 लाख लोगों की बात जान गई थी, और जो कांग्रेस ये कहती थी कि हम विभाजन नहीं स्वीकार करेंगे, उसने विभाजन स्वीकार किया, और विभाजन ऐसा स्वीकार किया जिसमें लगभग 30% लैंड, भारत की 30% ज़मीन गई, जबकि उस अनुपात में जनसंख्या का बदलाव नहीं हुआ। और वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, गांधी नेहरू समेत सबने यहाँ मुसलमान जो पाकिस्तान जाना भी चाह रहे थे उनको रोका, उनको रोक करके कि आप नहीं जाइएगा। यहाँ तक कि इस तरह की घटनाएं भी हैं कि उनकी मस्जिदों को, जबकि वो एबेंडन पड़े हुए थे और सर्दी में पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी ठिठुर रहे थे, फिर भी उनको वहाँ शरण लेने से गांधी ने रोका, उनको खाली करने के लिए मजबूर किया। अब इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी लगातार इस तरह की घटनाएं जारी रहीं। जैसे वक्फ एक लॉ बनाया गया 1954 में, चूँकि वक्फ लॉ पहले ही बना हुआ था, 32 का था, वो अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ था, उसको नया उसमें बनाया गया, और उसमें वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मुसलमान छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे, उसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया गया। अब बहुत सारी और घटनाएं हैं, मैं एक के बाद एक बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। वक्फ के बाद इंदिरा गांधी के समय में पूरे इतिहास लेखन को लेकर के जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट हुआ, शिक्षा
मंत्री नेहरू जी के समय ऐसे व्यक्ति को बनाया गया था जो मदरसा से जिसकी एजुकेशन थी, लेकिन उसके पास फॉर्मल एजुकेशन का कोई वो नहीं था। और जिस तरह से इतिहास का या बाकी चीज़ों के लेखन का काम हुआ, उसने पूरा का पूरा एक माइंडसेट ही बदल दिया है। और उसमें जिस तरह से इस्लामिक हिस्ट्री को, चाहे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुग़ल सल्तनत हो, उसको ग्लोरीफाई किया गया और ऐसा बताया गया कि केवल वही इतिहास है। दक्षिण भारत का इतिहास पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया, नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया, नॉर्थ पूरा नज़रअंदाज किया गया, और एक पर्टिकुलर नैरेटिव को बनाया गया। और ये सब कुछ सिर्फ अपीजमेंट के कारण किया गया। पार्टीशन के समय खुलना और लाहौर दोनों हिंदू और सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन खुलना बांग्लादेश को चला गया और लाहौर पाकिस्तान को चला गया, सिर्फ अपीजमेंट के कारण, या सिर्फ अकर्मण्यता के कारण, या सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के निर्णय न लेने या गलत निर्णय लेने के कारण ये भारत के हाथ से चले गए। स्वतंत्रता के बाद जैसा मैंने बताया 1954 में वक्फ एक्ट आया। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में बावजूद इसके कि 71 की लड़ाई इंदिरा गांधी ने जीती, लेकिन सारे के सारे जो 90,000 से ऊपर प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको छोड़ दिया गया, बिना कश्मीर को पर कोई बात किए। कश्मीर में भी जो है कश्मीर का भी जो मसला था वो भी अपीजमेंट का ही मसला था। नेहरू जी ने डील किया वहाँ पर, जो फ़ारूक अब्दुल्ला के पिता जी थे उनके साथ, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते थे और वहाँ मुस्लिम शासन चाहते थे, इसलिए वहाँ की राजनीति भी अपीजमेंट की बलि चढ़ी। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी ने शाहबानो का केस किया, और शाहबानो में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी उस निर्णय को बदल दिया गया। इंदिरा जी के समय में सबसे बड़ा जो अपीजमेंट का उदाहरण है वो है संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म शब्द को इंट्रोड्यूस करना, जबकि सेक्युलरिज्म को लेकर के बड़ी डिबेट हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के बाद ये कहा गया था कि हमको इस शब्द को प्रस्तावना में या इस शब्द के इस्तेमाल की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसको डिलिबरेटली नकारा गया कि उसको हम नहीं करेंगे। लेकिन ये अपीजमेंट के कारण या ये दबाव जो रशिया का था, उस दबाव में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को प्रियम्बल में जोड़ा गया। शाहबानो की बात हमने की। उसके अलावा अगर हम बात करें, नरसिम्हा राव के ज़माने में 3 बड़े कानून ले आए गए। उसमें एक वक्फ में बड़ा बदलाव किया गया 1995, 1991 में, 1992 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। उसके बाद अलावा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्रिएट की गई। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये सारे के सारे जो हैं जो कमीशंस हैं, ये सब कुछ अपीजमेंट के लिए किए गए। उसके बाद फिर जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो मनमोहन सिंह सरकार ने, मनमोहन सिंह ने खुद ये कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज़ का है। जब कोई प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है तो वो निश्चित तौर पर उसका मायने होता है। और इसी दौरान टारगेटेड वायलेंस बिल जो है
वो लाया, कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल लाया गया, उसका विरोध हुआ। अगर वो पास हो गया होता तो हिंदुओं को अपने देश में ही अपने आप को ये साबित करने के लिए कि उन्होंने हिंसा नहीं शुरू की कि खुद साबित करना पड़ता। और ये किस तरह से हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ था, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदू कोड बिल ले दिया गया हिंदुओं से बिना सलाह किए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अब तक नहीं हुआ। और हर बात जब इस तरह की बात आती है तो बोला जाता है कि जब तक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंसल्ट किया जाए, और उनको कंसल्ट करने में क्या होता है ये हर रोज़ आप समाचारों में, खबरों में देख सकते हैं। और लोग ये कहते हैं इस देश में कि जिनको हमारे खाने से, जिनको हमारे पीने से, जिनको हमारे कपड़े से, जिनको हमारे रहन सहन से तकलीफ़ है, वो ये देश छोड़ के चले जाएं। महमूद मदनी जैसे लोग, और ये जो महमूद मदनी या जमीयत उलेमा हिंद, ये सब ये किस तरह से हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जा कर के देखिए। ये गजवाए हिंद की बात करते हैं और ये इस तरह के ऐसे बात करते हैं, और इनको ये सरकार अपीज़ करती है। अभी हाल फिलहाल में कम्युनल एंड वक्फ बिल पेश हुआ है, उम्मीद जिसको नाम दिया गया है, लेकिन उस पर सारे के सारे राजनीतिक दल किस तरह से हंगामा किए हैं सिर्फ अपीज़मेंट के नाम पर, और जिस तरह से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है वो पार्लियामेंट में सबके सामने स्पष्ट था। एक और बात छोटी सी मैं कह के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि काफ़ी लंबा हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दोनों को केंद्र सरकार फंड करती है, उसके बावजूद ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। और इस पर किस तरह का, स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के कांग्रेस की सरकारों ने किस किस तरह के एफिडेविट्स दिए थे, जबकि नियमतः ये है कि आप जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, केंद्र से फंड की गई कोई भी संस्था माइनॉरिटी नहीं होता है, माइनॉरिटी को स्व वित्तपोषी होना होता है। लेकिन ऐसा कांग्रेस की सरकारें करती रही हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फंड करती हैं, मदरसा को फंड करती हैं, जो मौलवी और जो इमाम हैं उनको सैलरी देती है, ये सारा चीज़ करती रही, और ये अपीज़मेंट का ही हिस्सा है। तो ये जो मैं बातें कह रहा हूँ कि 1885 में शुरू हुई कांग्रेस, जिसने कहने के लिए तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो कांग्रेस मुसलमानों को अपने एनुअल कार्यक्रम में बुलाने से ले कर के और 47 में विभाजन तक, और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक हिंदू इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि मुस्लिम राष्ट्र एक बना था धर्म के नाम पर, और वो स्वतंत्रता के बाद अब तक जारी है। ये निश्चित तौर पर देश के लिए न केवल बहुत घातक है, दुखद भी है। ये बात इसलिए भी करना ज़रूरी है, आज विभाजन विभीषिका दिवस है, और हम विभाजन विभीषिका दिवस में उस विभीषिका को याद करते हुए ये बताना ज़रूरी है कि उस विभाजन को याद कीजिए, और उस विभाजन के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपीज़मेंट था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।